आज जो हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी तक देख लिया है इन द रिकॉर्डिंग वीडियोस, जैसे हम क्लास वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने शुरू किए 2 लेक्चर्स, ये आप भी सुनते रहिएगा मैंने किस किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है। शुरू के 2 लेक्चर्स हमारे हुए थे मेटल कटिंग से रिलेटेड। मेटल कटिंग का कौन सा पार्ट था? जिसमें हमने टूल को समझा था, टूल को समझा था। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा जो आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें चिप फॉर्मेशन भी है, उसमें कटिंग फ्लूइड्स भी हैं। मेरी बात सुनना, चिप फॉर्मेशन भी है, कटिंग फ्लूइड्स भी हैं। वो चीजें मैंने उस टाइम नहीं कराई। उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला था कि मेटल कट कैसे होता है, सिर्फ उतना समझाया। तो अभी मैं उसके क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना। मेटल कटिंग के जो शुरू वाले थे ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, चिप कैसे बनती है, हार्डर मटेरियल क्या होता है, उन चीजों को मैं अभी नहीं ले रहा। वो हमारे स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स थे, बट वो उन 2 लेक्चर्स के साथ में हमें कटिंग फ्लूइड को, चिप को, सबको कवर करते हुए आगे चलना है, ठीक है ना। तो वो चीज हम लास्ट में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा आगे का ना सिलेबस, आपने देखा होगा, सिलेबस तो आपने कमरे में लगा दिया होगा, ठीक है, उसको प्रिंट आउट निकाल के और लगा लो कमरे में, जिससे कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। हाँ, नहीं वो वाली बात ठीक है, बट फिर भी आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए ना कि हाँ ये सिलेबस भी है, ठीक है। तो वो चीजें हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी हम जो चल रहे हैं वो है मशीन टूल्स का जो लेथ वाला पार्ट था, उसके क्वेश्चंस। तो हमने फिर फर्दर 3 क्लासेस में लेथ पढ़ा, उस लेथ में हमने सारी चीजें समझ ली हैं। अब उसका हम इस क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो हम फिर वीडियोस पर चलेंगे, इफ वीडियोस अवेलेबल, तो उसके बाद हम, अगर ये वीडियो अवेलेबल नहीं होंगी तो हम इस पर प्लेनर, सेपर और स्लॉटर पर चलेंगे। नहीं तो आप वीडियोस अगर अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा। जो ये कल प्रोसेस हमने समझे थे, उनके वीडियोस भी एक बार देख लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। बट उम्मीद है समझ में आ गया था कल वाला पार्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द लेथ इज एक्सप्रेस्ड बाई, साइज ऑफ द लेथ इज एक्सप्रेस्ड बाई, साइज, साइज याद आ रहे हैं ना आपके? पैरामीटर्स थे 4, 4 पैरामीटर्स के कौन कौन से थे? एक तो रेडियस वाला, मतलब यूएस वाला, एक था यूके वाला, यूके में रेडियस होती थी, हाइट होती थी, ठीक है, यूएसए में स्विंग हुआ करती थी, ठीक है। एक था बेड लेंथ और एक था सेंटर का गैप, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्या करती थी, और एक फीड वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या थी, जो लेथ की स्पेसिफिकेशन को बताती थी। द साइज ऑफ द लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, सीधा आपको दिख रहा है स्विंग ऑफ द लेथ। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चक नहीं, डायमीटर ऑफ द चक नहीं, हाइट ऑफ द सेंटर्स फ्रॉम द ग्राउंड नहीं, ठीक है। हाइट ऑफ द सेंटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी दूर है मुझे क्या पता है ना। फीड था, स्पीड ऑफ द चक नहीं, फीड, फीड ऑफ द टूल, पावर क्या है, फीड कैसी है, वो चीज। पावर मतलब जो हमने पावर, जितनी पावर की है मेरे लिए, कितनी, जितनी हॉर्स
इसकी फाइल एक्चुअली आपको मैंने कल भेज रखी है, ठीक है। जो गियर मैंने समझाया ना अभी, जैसे इन्होंने समझ लिया कि एप्रन के अंदर होता है, उसकी फाइल मैंने कल भेज रखी है। उसमें मैंने दिखा रखा है कि एप्रन के अंदर गियर होते हैं, इधर गियर होते हैं, ये जो एप्रन के अंदर गियर हैं उनको हम टम्बलर गियर बोलते हैं, ठीक है, जो कि कैरेज की मोशन को दिखा रहा है, कैरेज के इधर उधर मोशन को दिखा रहा है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर्स इज, एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर्स इज, ये याद रखना, ये जो वैल्यू होती है एंगल बिटवीन लेथ सेंटर, उसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री। सुनो, लेथ सेंटर, लेथ सेंटर, हाँ, ये जो एंगल हम मान के चलते हैं 60 डिग्री, ठीक है, हाँ 60 डिग्री, जो लाइव सेंटर और डेड सेंटर, हाँ ठीक है, तो वो क्या है 60 डिग्री। जनरली 60 डिग्री आंसर याद रखिएगा, बट अगर 60 डिग्री नहीं दिया हुआ तो आप याद रखेंगे 75 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? ये चीजें आप एड ऑन करते रहना अपने नोट्स में, ठीक है, तो जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा में है ना वो सब चीजें मैं लिखवाने की कोशिश करता हूँ, सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, गाइड वेज ऑफ द लेथ वेड्स आर हार्डन्ड बाय, अब देखो ये वाला आपको ऐसा नहीं है फ्लेम हार्डनिंग है हमने समझी हुई नहीं है, बट फ्लेम हार्डनिंग को कौन रिलेट करेगा, यही क्वेश्चन तो रिलेट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है कि हर चीज के बारे में जान लोगे, कभी नहीं, ठीक है, तो आप वो पर्टिकुलर चीजें जानो जो कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो क्या है गाइड वेज ऑफ द लेथ वेड, ये आपने पढ़ा हुआ गाइड वेज क्या है जिस पर कैरियर चल रहा है, ठीक है, तो वेज, द गाइड वेज ऑफ द लेथ वेड्स आर हार्डन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, याद रखना फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग से उसे किया जाता है, ये हमने मटेरियल साइंस में फ्लेम हार्डनिंग पढ़ लिया है, ठीक है, तो फ्लेम हार्डनिंग की हेल्प से गाइड वेज को हम क्या करते हैं, हार्डन, ठीक है। ये चारों मेथड हमने उसमें मटेरियल साइंस में पढ़ लिए थे, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ना ना इतना हमने कर लिया ना, मैं ये कह रहा हूँ 100% कि 99% आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 100% तो देखो कभी कोई नहीं होता, बट हाँ ये कर लो जितना मैं बोल रहा हूँ ना प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन प्लीज लगा के जाना, सारे क्वेश्चन, ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। प्रोडक्शन से क्या सो सिर्फ, अच्छा वैसे टोटल उसमें, हाँ उसमें आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि थर्मल, हाँ वही ना, एक पार्ट तो उनका प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है।
हेलो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू लेंथ कितना हो गया 40 mm, फीड कितनी है, फीड है हमारे पास 0.3 mm, इनटू एन कितना है 90, कितना आ गया आंसर में, कैलकुलेट करो 1.48। ये 90 क्या है, रोटेशन पर मिनट, तो मिनट पहुंच गया ऊपर, तो आंसर आ गया टाइम का मिनट में। हो सकता है 60 सेकंड में देते तो 60 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा, बस आपको सिर्फ सेंस में जानना है L/Fn के, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इस पर नहीं है। मतलब ये भी चांस मैंने बहुत ही क्रिटिकल सेंस में लिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है, वो सेंस ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। L/Fn इसमें से ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब Fn की सेंस में वो कुछ अपनी वर्डिंग के हिसाब से कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पर फीड पूछ लिया ना, तो T बराबर था ना, तो F इस साइड पहुंच गया, T नीचे पहुंच गया, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं उस सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L/Fn पढ़ा हुआ है ना, तो F उधर पहुंच गया, तो T आ गया इधर, तो L/Nt हो गया, ठीक है, L/Nt, ठीक है। क्लियर हो गया, आंसर हो गया कौन सा, B1, ठीक। अच्छा, ये फीड के लिए है फिर, ठीक है। जब L/Tn याद करोगे तो फेसिंग ऑपरेशन क्या करता है, डिक्रीज इन दी लेंथ, फेसिंग क्या करता है, डिक्रीज इन दी लेंथ, सॉरी, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज, सॉरी, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज इन दी लेंथ, सी, ठीक है। क्लियर है, नहीं आ गया, चलो। द फेसिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। हाँ तो बोलो, असलियत बोलो, असलियत बोलो, असलियत बोलो, क्या चल रही है माइंड में, बोलो। द फेसिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, क्या है, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, या फिर मशीनिंग द एंड्स ऑफ द वर्कपीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विद द एक्सेस, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या चल क्या रहा है, ये तो बता दो। ये क्वेश्चन भाई मैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो बता दो। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is mounted directly on the lathe bed on the same side as a tail stroke in the center lathe, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, टरेट सैडल, क्यों, अगर सेंटर लेथ को आपको एज ए टरेट लेथ बनाना है तो टेल स्टोक की जगह क्या लगाओगे सीधा यहाँ पर, एज ए टरेट सैडल। टरेट सैडल का मतलब क्या है, टरेट, वही जो इंडेक्सिंग थी पूरी, ठीक है। बात क्लियर है ना, सीधा है, नहीं समझ में आया। टेल स्टोक इस साइड ही तो था, टरेट लेथ होती तो टरेट लेथ में टेल स्टोक होता ही नहीं, आपने सेंटर लेथ में उसकी जुगाड़बाजी कर रहे हो, तो आपने टरेट टेल स्टोक की साइड ही तो लगाओगे, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। The thickness of the layer of the material removed in one pass of the workpiece under the cutting is known as, करो बताओ। डेप्थ ऑफ कट, मशीनिंग टाइम, ये चीजें क्या, मतलब ये चीजें माइंड में नहीं जा रही है। ये ऐसा क्यों लग रहा है चेहरे से कि बहुत सारे टफ चीज हो रही है, क्या हो रहा है, ये फालतू सी चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब आप, हाँ क्या बोलो, लेयर फीड से होती है, हाँ होती है। द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड, आप क्या करोगे हमेशा, इस चिप को ही तो टर्न करवाओगे ना, इस चिप को ही तो टर्न करवाओगे, तो थिकनेस ऑफ द लेयर रिमूव्ड कितनी रिमूव हो रही है, वही तो अभी समझा था, डेप्थ ऑफ कट होती है ये,
यहाँ पर चिप लगा रखी है और ये सॉरी टूल लगा रखा है। टूल लगाने के बाद ये वाली चीज कितनी जाएगी इसके ऊपर से, इतनी तो जाएगी जितनी वो डेप्थ ऑफ कट है। ठीक है, तो द थिकनेस ऑफ द लेयर of material removed in one pass of the workpiece under the cutting is known as depth of cut। ऐसे, और ये चीज हमारी ऐसे बन के आ गई। ठीक है, ठीक, हाँ बोलो। ऐसे 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 आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाले। जेई के हिसाब से बहुत टफ नहीं आएंगे, बहुत जेई के हिसाब से बहुत टफ नहीं है। What is the purpose of inscribing these concentric circles on the face of the chuck in the lathe? कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या हैं? आपने कल चक के फोटो देखे थे, चक के फोटो में क्या था, ऐसे मान लीजिए 4 वाला, यहाँ पर ना ऐसे ऐसे, इन फोटो में ना ये सर्कल्स दिए हुए हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो ये कंसेंट्रिक सर्कल क्यों दिए जाते हैं? अपीयरेंस अच्छी करने के लिए, अपीयरेंस के लिए कंसेंट्रिक सर्कल्स जो ये फिगर में दिए जाते हैं, ये अपीयरेंस अच्छी करने के लिए नहीं। टू फैसिलिटेट लुब्रिकेशन इन द चक, नहीं। लुब्रिकेशन आप इनसे क्यों दोगे? लुब्रिकेशन तो इस साइड से दोगे ना, अगर आपको जैम हो गई है आपकी वो जो रेंच आप करते हो। ठीक है, टू मिनिमाइज द वेट ऑफ द चक, नहीं ऐसा भी कोई जरूरी नहीं था। क्या है? टू फैसिलिटेट क्विक सेंटरिंग ऑफ द वर्कपीस, जिससे कि आपको दिखता रहे कि हाँ टूल हमारा सेम पोजीशन के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, मतलब जो हम सेंटरिंग कर रहे हैं वो हमारी सही जा रही है, और यहाँ पर ये उसको रियल में सेंटरिंग में फंसा पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? टू फैसिलिटेट क्विक सेंटरिंग ऑफ द पीस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्क्राइबिंग द, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सॉरी। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। मैंने कहा ना मैथ्स बहुत टफ नहीं, नॉर्मल वाला। स्टील शाफ्ट ऑफ 25 mm डायामीटर, एक स्टील शाफ्ट है जो कि 25 mm डाया की है, वो हमारी क्या हो रही है? घूम रही है। टर्न एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। कटिंग स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट किसकी वेलोसिटी है? ओमेगा की? नहीं, सोचो जरा, वी की। वेरी गुड, 50 मीटर पर मिनट। फाइंड द आरपीएम ऑफ दिस आर्ट, आपको बताना है एन क्या होगा। बस इतना मैथ्स याद रखना, आराम से हो जाएगा आपका। मैंने अभी बोला भी कि वो फॉर्मूला याद रख लो, अभी जो हमने लिखा था, v इक्वल टू पाई डी एन वाई 60, v इक्वल टू पाई डी एन वाई 60। आपका n की वैल्यू आरपीएम में आ जाएगी सीधे निकल के। देखो कोई तो मैच किया होगा जरूर। ये मीटर पर मिनट है, वहां पर क्या होता है पाई डी एन वाई 60 में? मीटर पर सेकंड निकल के आता है वो, तो आप फंस गए हो। v पाई डी, v क्या है? पाई डी एन वाई 60 तब लेते हो जब ये होगा आरपीएम में, और यूनिट किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। आपको आंसर देना है मीटर पर मिनट, ये वैल्यू दे रखी है मीटर पर मिनट में, तो पहले इसे सेकंड में कन्वर्ट करो ना, मीटर पर सेकंड में। तो फिर 60 गायब कर दो, फिर 60 गायब कर दो, एक चीज तो करना पड़ेगा ना। 637। ठीक, बढ़िया भाई। देखो सिंपल सी बात है, आप कंफ्यूजन होना ही नहीं है। v आपने कितना निकाला जब ये 60 किया था? किसमें निकाला था? मीटर पर सेकंड में। ये v जो है मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए तो 60 से डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर मिनट दे रखी थी ना, मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट किया था, तभी तो ये चीज आई थी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे कैसे अलग अलग कैसे आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पहले आप क्या कर लोगे? v को सिंपली मीटर पर सेकंड में लिख दो, तो 50 मीटर पर 60 सेकंड इक्वल टू क्या हो गया? पाई इंटू डायमीटर कितना है? 25 mm, मतलब 10⁻³ मीटर इंटू पाई डी एन। एन की वैल्यू आपकी आरपीएम में सीधे निकल जाएगी अगर हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो क्या होगा? 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू 50 मीटर है, तो 50 अपॉन में 25 इंटू 10⁻³ इंटू में सॉरी नीचे आएगा, इंटू में
पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी n की। देखना कितना आ रहा है, 10⁻³ नीचे होगा ना, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻³, तो कितना हो जाएगा 1000, 25 दूनी 50, तो 2 गुणा 1000 डिवाइडेड बाई पाई, 2 गुणा 1000 डिवाइडेड बाई 3.17 आ गया 637। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया, आ गया ना सभी का। मीटर पर सेकंड में ही रखोगे ना ऑब्वियस है, अगर पाई डी एन वाई 60 करोगे, और पाई डी एन वाई 60 नहीं करना तो यहाँ पर मीटर पर मिनट में रखो, तो आरपीएम भी मीटर पर मिनट में रहने दो, 60 से 60 गायब हो गए थे। ठीक है, आपके पास सीधा फॉर्मूला यही तो था ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या था 2 पाई n इंटू में r, तो ये क्या हो गया पाई डी एन, n किस में है रिवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना, ये किस में आ गया रिवोल्यूशन पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। अगर ये आरपीएम में है तो ये भी मीटर में मिनट में आ जाएगा। ठीक है, 60 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है फिर उधर, क्योंकि यहाँ पर अगर कर भी रहे हो तो कट जाएंगे वो। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक हो गया। चलो, थ्रेडिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, थ्रेडिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, ठीक है ना, थ्रेडिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, हेलिकल ग्रूव को बनाना एक्सटर्नली ऑन दी सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, आगे चले, एन एग्जैक्ट सेंटरिंग कैन बी डन ऑन ए लेथ वाई, एग्जैक्ट वर्ड है इसीलिए यहाँ पर आंसर डायरेक्टली 3 जो नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटरिंग हमारी किसमें होती है 4 जा चक में, 3 जा चक हमारा सेल्फ सेंटरिंग होता है, बट उसमें एग्जैक्ट हो रही है ये कंफर्म नहीं होता। ठीक है, 4 जा चक में आप क्या करते हो, बार बार उसे घुमाते हो, फिर से एक बार रेंच से कसते हो उसे, फिर दूसरी बार घुमाते, मतलब थोड़ा सा और इधर घुमाते हो, फिर से चेक करते हो इसकी हेल्प से, फिर से चेक करते हो यहाँ पर हाइट गेज की हेल्प से कि ये आपकी सेंटरिंग में जा भी रही है नहीं। तो एग्जैक्ट सेंटरिंग हमेशा इससे करते हैं। मतलब यार अभी तो आप ये सब कह रहे थे कि क्वेश्चन नहीं हो रहे है ना, और अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये अभी तो मैंने 72 लिए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ लेथ के। ठीक है, बट इस 72 से भी आगे के भी हैं, वो मैं आपको सीधे फॉरवर्ड करूंगा। ये आज की क्लास में करवा रहा हूँ, बाकी वो फॉरवर्ड करूंगा जो और एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं देखो, है ना। हाँ बोलो। हाँ, बुक नहीं पढ़नी, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सिर्फ और सिर्फ इससे काम चल जाएगा, जो ये फाइल रहेंगी और जो मैं एक्स्ट्रा घर के ले दूंगा। ठीक है, चलो, नर्लिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन, ठीक है, नर्लिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन लेथ, और यही क्वेश्चन आपका आई थिंक पिछली बार आ रखा है यूकेपीएससी में, है ना। तो उम्मीद है यार अगर इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर क्वेश्चन आपके ऐसे बचेंगे नहीं, और माइंड में चल भी रही है ना। ठीक है, ये चीजें नर्लिंग वर्लिंग क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रखा हुआ है आपके लिए, ये थोड़ा सोच के बताना। अगर मेटल कटिंग वाला चैप्टर जो दो आपने पढ़े थे ना वो लेक्चर्स, उसमें मैंने एक जगह लिखवाया भी था, थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो तो थोड़ा पढ़ो फिर आंसर देने की कोशिश करो। मतलब ये यूकेपीएससी थोड़ा सा ऊपर, जो मैं ऐसे लगा रहा हूँ ना स्टार्ट ज्यादा, वो समझ लो कि थोड़े से ऊपर है, वो सबसे ज्यादा याद नहीं रखने, वो उसके लिए है वो कि अगर वो आ गए तो। ठीक है, नहीं दो रह गए तो मुझे बता दो। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ए भी नहीं है सी ही बचा है। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने उस दिन बताया भी था आपको, कटिंग होते हुए चिप्स क्या करती हैं, ये जो प्रोसेस था याद होगा आपको, चिप सबसे पहले चिप बनेगी कैसे, आप उसको क्या करोगे डिफॉर्म करोगे ना। नहीं, ये चीज तो ठीक है कि टूल को वियर करेगी, बट ये चिप बनी ही क्यों थी, मटेरियल में क्या हुआ, मटेरियल में यहाँ पर क्या आया डिफॉर्मेशन आया था ना, तभी तो चिप बनी। आपको याद है ना, ये क्या था, ये अनमशीन्ड था, ये क्या था, सॉरी ये अनमशीन्ड पार्ट था, बट इसमें क्या है, ये वाला पार्ट क्या है स्ट्रॉन्ग, है ना, ये वाला पार्ट क्या है स्ट्रॉन्ग, ये वाला पार्ट क्या होगा वीक, क्योंकि वो चिप है, वो डिफॉर्म हो चुका है। बट थोड़ा ध्यान दो, अगर किसी मटेरियल को आप डिफॉर्म करते हो, या तो वो
टूटेगा, ब्रेक होगा, या फिर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगा। दो चीजें होती है, डक्टाइल मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाता है जबकि ब्रिटल मटेरियल टूटता है। ठीक है, तो बस अब यही सेंस है। कटिंग टूल, उम्मीद है आपने शायद क्वेश्चन भी सही से नहीं पढ़ा होगा। कटिंग टूल इज मच हार्डर देन द वर्क पीस, 100% होना चाहिए ऐसा, तभी तो कट होगा। येट फिर भी द टूल वियर्स आउट ड्यूरिंग द टूल वर्क इंटरेक्शन, बिकॉज फिर भी टूल क्या होता है, घिस जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑक्साइड लेयर, बात सही थी आपकी कि ऑक्साइड लेयर होता है, एब्रेजन होता है, ये सारी चीजें होती हैं, बट ये चीज कंटिन्यूअसली क्यों घिसती जाती है? वो इसलिए घिसती जाती है क्योंकि जब ये चिप बनी थी तो इस चिप में ये वाला जो पार्ट गया वो किस में गया था? स्ट्रेन हार्डनिंग में। क्यों गया था? क्योंकि ये पहुंच गया किसमें, जरा समझो इस चीज को, ये किसमें पहुंच गया? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, ये पहुंच गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। हो गया नहीं? अगर इलास्टिक ही होता तो चिप तो वापस उससे चिपक जाती। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि वो अपनी आपको रिगेन कर ले, रिगेन तो कर नहीं सकती चिप, इसका मतलब वो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है? आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग का होता है। इसका मतलब ये यहाँ पर हार्डनेस बढ़ रही होती है, तो इस चिप की ना हार्डनेस ज्यादा हो जाती है इस एरिया, जिस वजह से वो टूल को घिस देती है, जो एक सिंपल बेसिस है। बाकी वो एब्रेजन वगैरह तो ठीक है, बट जो ये सिंपल बेसिस है वो आपका स्ट्रेन हार्डनिंग का होता है, जो मैकेनिज्म होता है। क्या चीज? सीवर मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, स्ट्रेन भी ज्यादा बढ़ता है और स्ट्रेस भी बढ़ता है, फोर्स भी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कम स्ट्रेन में ज्यादा स्ट्रेस आना, नहीं स्ट्रेस भी काफी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेन कम हो गई और ज्यादा हो गई। रेफरेंस किससे? रेफरेंस किससे? रेफरेंस इलास्टिक वाले से, है ना? मेन चीज ये है रेफरेंस, है ना? रेफरेंस किससे? आप क्या सोच रहे हो कि कम ज्यादा, कम क्या? स्ट्रेस भी ज्यादा ही हो रही है, स्ट्रेन भी ज्यादा हो रही है। किसके कंपैरिजन में? इलास्टिक जोन के कंपैरिजन में स्ट्रेन क्या है? ज्यादा जा रही है एज कंपेयर टू स्ट्रेस। ऐसे बोलोगे, इलास्टिक के कंपैरिजन में प्लास्टिक जोन में, स्ट्रेन जोन में स्ट्रेन ज्यादा आती है स्ट्रेस बढ़ाने पर, है ना? ये सिर्फ सेंटेंस अकेला पूरा नहीं है, स्ट्रेन ज्यादा आती है स्ट्रेस बढ़ाने पर। ये किसके कंपैरिजन किया? इलास्टिक वाला, है ना? माइल्ड स्टील और थोड़ी थोड़ी चीजें और जिसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, जिसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होती है ना? बाकी जिसमें स्ट्रेन हार्डनिंग डायरेक्टली नहीं होती है उनके लिए ये चीज वैलिड नहीं है फिर, है ना? ये वाला जो ग्राफ जहां पर भी जिस फिगर में भी ऐसे जाएगा वो क्या होगी? आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। वो हमारे डक्टाइल मटेरियल जनरली शो करेंगे, ब्रिटल मटेरियल कहाँ होंगे? यहीं पर कट हो जाएंगे। इस वजह से उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होगी नहीं, और यहाँ पर भी टूल वियर जल्दी से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चिप हमारी टूट के चलेंगी, और जब ये टूट के चलेंगी तो इसको वियर नहीं करेंगी इस मैकेनिज्म से। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है ना? चलो ये वाली चीज में चिप में समझाऊंगा आगे ना, कटिंग फ्लूइड एंड चिप में भी समझाऊंगा ये वाली चीज। ठीक है, टूल टिप को ब्रिटल मटेरियल डिफॉर्म कर देता है, हाँ कर देगा, क्योंकि वो हार्डर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बट उसके से ज्यादा हमें क्या लेके चलना है? टूल को भी हार्डर ज्यादा लेके चलना पड़ता है। ठीक है, हाँ एक आफ्टर टाइम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चलता है उसका। ठीक है, और एक चीज और होती है प्रॉब्लम कि ब्रिटल मटेरियल के एंगल्स, ब्रिटल मटेरियल के एंगल्स भी आप एक सुटेबल जोन में रखते हो। कौन से? लिप एंगल्स। ये चीजें मैं एक काम करूंगा, ये चीजें मैं चिप के टाइम पर समझाऊंगा आपको, ये अभी फिलहाल नहीं लेके चल रहा है, चिप के टाइम पे। चलो इस क्वेश्चन को आंसर दो। फीड इन ए लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, फीड मतलब एफ क्या है? mm पर मिलीमीटर कितना आगे गया? फीड क्या है? mm पर रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना mm आगे गया, दैट इज द फीड। टूल कितना आगे आ रहा है? क्या है? एक रिवॉल्यूशन में जॉब कितनी भाग रही? एक रिवॉल्यूशन जॉब का हुआ, टूल कितना आ गया? इतना आगे आ गया एक रिवॉल्यूशन में, दैट इज द फीड। तो mm पर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट मत कर देना, ये क्या होता है? ये होता है n। ठीक है, तो mm पर रिवॉल्यूशन, mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, mm पर मिनट क्या है? mm पर मिनट क्या है? mm पर मिनट है फीड रेट। mm पर मिनट मतलब क्या हुआ? f इंटू n, ये क्या कहलाता है? फीड रेट। इसकी यूनिट क्या आ गई? mm पर मिनट या mm पर सेकंड, ये कहलाएगा फीड रेट। जबकि फीड क्या है? mm पर रिवॉल्यूशन। f क्या है? mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चले। नहीं समझ में नहीं आ रहा है? आ गया ना? एक रिवॉल्यूशन जॉब का हो रहा है, मेरा टूल कितना आगे चला गया एक रिवॉल्यूशन में, दैट इज द mm पर रिवॉल्यूशन, दैट इज द फीड।
ठीक है। चलो, the angle at which the compound rest is set of for a turning taper job is, देखो ये थोड़ा मैं फिगर बना देता हूँ। हाँ, इसका ऐसा एक्चुअली ये आप अपनी कल वाली स्लाइड में भी यूज कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको पता होगा, हमने कल एक फिगर देखा था ऐसा, उम्मीद है जिन्होंने अभी वो स्लाइड निकाल रखे होंगे उनको थोड़ा सा याद होगा। ये चीज ऐसी थी, मान लीजिए ये डायमीटर कितना दे रखा है आपको, डी दे रखा है ना, और ये डायमीटर कितना दे रखा है, डी। तो आप जरा सोचो, आपके साथ में यही तो एंगल की बात हो रही है ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये थीटा है या थीटा बाई 2 है, जिस सेंस में भी आप लेके चल रहे हो, तो अगर मैं इस चीज को लेके चलूं तो क्या होगा, ये डी है, ये डी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट डी में से एक डी गया, डी में से एक डी गया, ये पार्ट की बात कर रहा हूं, क्या वो डी माइनस डी बचा, डी माइनस एक डी जा रहा है, ये टोटल डी है उसमें से एक डी गया, तो कितना बचा, वो डी माइनस डी बाई 2। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया। डी टोटल है ऐसे, इसमें से अगर मैं इतनी लेंथ में से अगर मैं इतनी लेंथ सिमेट्रिकली घटा दूं, तो क्या ये अगर ये 10 थी और ये मान लीजिए 6 थी, तो क्या ये 4 बची, इतना तो मैथ्स आता है ना, 2 क्यों बची, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, तो 2 इधर भी है बस, तो डी माइनस डी बाई 2 इधर है, डी माइनस डी बाई 2 इस लाइन से इधर है, इस लाइन से इधर है। इधर समझ में आ रहा है ना ये चीज, है ना, देखने में बड़ी अजीब लग रहा हो बट मैथ से सिंपली कि डी में से अगर इसे डी घटाओगे तो डी माइनस डी कौन सा बचेगा, टोटल बचेगा ना, तो टोटल का आधा ही तो ये वाली चीज है ना, ठीक है। तो डी माइनस डी बाई 2, अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लेके चलूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये टेपर टर्निंग है ना, तो टेपर टर्निंग में सीधा दिख जाएगा ये डी, ये कैपिटल डी, टेन थीटा क्या हो जाएगा, डी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस हो गया मान लीजिए एल लेंथ के लिए की थी टेपर टर्निंग, तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया, तो आंसर क्या आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स डी माइनस डी डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। कल हमने कंपाउंड टर्निंग सॉरी टर्निंग समझी थी, टेपर टर्निंग, उस टेपर टर्निंग में ये फिगर तो देखा था ना एटलीस्ट कि ऐसा बन के आएगा टेपर टर्निंग में कुछ, तो बस यही चीज आपके माइंड में चल रही है, बाकी तो मैंने मैथ्स लगाया है इसमें, कोई टेपर टर्निंग का क्या क्या कर रहा है वो चीज लगाया है, बस आपको टेपर टर्निंग दिखा दिया, उसमें मैथ्स लगा के आंसर आ गया थीटा, ठीक है, वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक हो गया। आगे चलें, द चैम्फरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, चैम्फरिंग का मीनिंग क्या होता है, चैम्फरिंग का मीनिंग क्या होता है, चैम्फरिंग का मीनिंग होता है ऐसे, इसको समझना थोड़ा सा, ये चीज ऐसे है आपके ना, ये चीज बिल्कुल अभी क्या है, बिल्कुल मतलब ये एज है शार्प एज, इस शार्प एज को क्या करोगे आप, ऐसे एक तरह से ट्रिम कर दोगे, ये वाली चीज ऐसे, तो ये जो चीज है ना ये फाइनली ऐसे बन के आएगी कुछ ऐसे, ये वाली जो चीज है ना ये शार्प एज हमारी ऐसे चैम्फर हो गई। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से दिखा दूं ऐसे, ये चैम्फर्ड पार्ट ही दिखा रहा हूँ, चैम्फर्ड पार्ट कैसा दिखेगा, ऐसा करके, जनरली 45 डिग्री पर आपने इसको क्या कर दिया, नहीं समझ में आएगा अभी भी ना, एक सेकंड, ये कर दो, पहले ये माइंड में लेके चलो, चैम्फरिंग का मतलब क्या है, ये कोना है ना ऐसे, ध्यान से सुनो, ये कोना है ऐसे, ठीक है, इस कोने को आपने यहां से रिमूव कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग। जबकि फिलेट क्या होता है, फिलेट क्या होता है, फिलेट, फिलेट होता है ऐसे, एक राउंड शेप, एक राउंड शेप ऐसे, अगर हमने इसे ऐसे किया ना ऐसे, तो ये चैम्फरिंग नहीं है, ये क्या है, फिलेट करना है, इसे क्या बोलते हैं, फिलेट, और ये क्या है, चैम्फरिंग। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें कर रहा हूँ चैम्फरिंग, तो चैम्फरिंग में क्या है, चैम्फरिंग में क्या है कि ये जो कोना है ना, ये कोना सिर्फ अब यहाँ मत मानो, ये कोना कहाँ मानो, जो ये अभी आपने ये बनाया था ना ऐसे कुछ, जो आपने ये अभी फिगर बनाया ऐसे कुछ, ये दिख रहा है ना, ये तो शार्प एज है ना, ये क्या है, शार्प एज दिख रही है, शार्प एज दिख रही है, होलो है ना अंदर से, शार्प एज दिख रही है, ये शार्प एज यहाँ पर ऐसे मान लो, ये शार्प एज ये वाली है ना, बस इस शार्प एज को, ये सामने से दिख रहा है ना, ये ऐसे घुमाते हुए ऐसे ले आओ, ऐसे घुमाते हुए, समझ रहे हो, ऐसे करके,
तो ये शेप आपकी ये वाली दिख रही है, शार्प एज दिख रही है ऐसे करती हुई, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, यस दिख रहा है ना, ऐसे कुछ जाता हुआ शार्प एज। बस आपको क्या करना है, इस शार्प एज को चैम्फर करना है इस तरह से। चैम्फर करोगे तो क्या होगा, यहां से मान लीजिए इतना कट किया और यहां से मान लीजिए ये वाला पार्ट आपने कट कर लिया ऐसे, तो इनको क्या मिला है, इनको सीधा मिला दो, इनको क्या कर दो, सीधा मिला दो। तो ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ये क्या हो गया, रिमूव। ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ये क्या हो गया, रिमूव। और क्या बन के आ गया सीधा हमारे पास, सीधा हमारे पास ऐसे कट आ गया बन के। आ रहा है समझ में कुछ ऐसा, ठीक है। बोरिंग था, उस बोरिंग में आपको कोने का, सिर्फ कोने की बात हो रही है, सिर्फ कोने की, उस कोने पे आपको ये देना पड़ता है, इसे बोलते हैं चैम्फरिंग। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर छोटे से समझाया है, बट इसको 3D समझाना थोड़ा सा टफ हो रहा है। काउंटर बोरिंग ऐसे पैनिंग में भी होता है वो, ठीक है। शार्प एजेस को खत्म करना स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा 45 डिग्री के हिसाब से, जनरली 45, ठीक है। इसीलिए इसीलिए किया जाता है। थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग हो गई, और अगर आउटर थ्रेडिंग है तो क्या होगी, ये देखो बन के आया आउटर के लिए, ये आउटर के लिए हो गया, है ना। कैन के पीछे, अरे कैन के पीछे कहां से पहुंच गए, इसके पीछे जाता है। ये चैम्फरिंग नहीं है, ना ना चैम्फरिंग ये नहीं है, ये सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड अंदर से एकदम पूरा सॉलिड है। आपके पास ये चीज थी ऐसी, आपके पास ये चीज कैसी थी, ऐसी, ठीक है। अगर ये चीज ऐसी है तो आपको चैम्फरिंग करना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, यहां से इस चीज को यहां से और यहां से क्या करोगे, ऐसे कट करोगे। तो ये कट करके ऐसे तो बन के आएगा, वही दिख रहा है या नहीं, ऐसा ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चैम्फरिंग करना। बट राउंड शेप करके नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा राउंड शेप होगा, वैसे भी ये होलो है, ठीक है, ठीक है। मेरे में तो नहीं, ठीक है, ये मार्कर में नहीं, ठीक है, ठीक। ये क्या है, ये है फिलेट, ये क्या है, ये फिलेट है, ये जो ऊपर की साइड में इसमें हो रहा है, क्योंकि ये कैसा है, राउंड है, ठीक है। जहां पर इस ऐसे होगा ना फ्लैट एकदम, वो होगी चैम्प, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है, ठीक है। बोल्ट में जनरली, हाँ ये भी फ्लैट है। बोल्ट में जनरली क्या होता है, चैम्फरिंग, बोल्ट में जनरली चैम्फरिंग। इसके जो ये थ्रेड्स है ना, ये थ्रेड्स, इसमें थ्रेड्स में नट को चढ़ाने के लिए यहाँ पर शार्प एज ना हो, अगर शार्प एज होंगी तो थ्रेड जो है ना नट के, वो फंस जाएंगे यहाँ। इसीलिए आपको एक स्मूथ प्रोफाइल मिले तो आप क्या करते हो, आगे थ्रेड कटिंग के आगे क्या कर देते हो, चैम्फरिंग। पहले थ्रेड कटिंग करोगे, उसके बाद क्या करोगे, चैम्फरिंग। तो चैम्फरिंग इज एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर द थ्रेड कटिंग। क्लियर, ठीक है। आगे चलें, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आपको चैम्फरिंग देना जरूरी हो जाता है। द फंक्शन ऑफ टेपर टर्निंग प्रोसेस इज टू, टेपर टर्निंग में क्या होता है, क्योंकि सी तो होगा ही नहीं, सी टेपर टर्निंग में सी होगा। रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द एंड सरफेस ऑफ ए वर्कपीस, एंड सरफेस से क्या निकालते हैं, दैट इज द फेसिंग, ठीक है। वो टेपर टर्निंग नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, ठीक है। रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस अलोंग इट्स लेंथ, इससे एक मीनिंग निकल के आ रही है कि डायमीटर कैसा है, कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट है तो क्या हो गया, सिंपल टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग, है कि नहीं, स्ट्रेट टर्निंग, है ना। तो इसलिए ये भी आपका सुटेबल आंसर नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या है हमारे पास, बी, reduce the diameter by removing the material about an axis offset from the axis of the workpiece, ठीक है। मतलब ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या हुआ, पैरेलल नहीं है, वो ऑफसेट है, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। मैंने आपको ये चीज बता रखी है, आंसर बता दो बस, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। एक चीज नहीं बताई थी, वो कहाँ रखोगे, बस सोच लो थोड़ा। सबसे पहले क्या है, HSS क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड में डायमंड के बिल्कुल जस्ट पास बोला था ना। अगर मुझे टंगस्टन कार्बाइड को बोलना होता तो मैं उस दिन ही नाम दे देता,
ठीक है, तो क्या है, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड के बाद जस्ट कौन सा होता है, डायमंड। तो कौन सा बचा, टंगस्टन कार्बाइड। HSS से तो ऊपर होगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि कार्बाइड है। HSS से ऊपर होता है कार्बाइड, फिर आता है सिरेमिक, फिर आता है सीबीएन, फिर आता है डायमंड। तो टंगस्टन कार्बाइड क्या होगा, HSS से ऊपर। सो आंसर विल बी ए। क्लियर है, ठीक है। आगे Which of the following lathe is suitable for the small engineering workshop involved in the repair work? अब एक चीज याद रखना, सेंटर लेथ को ही हम इंजन लेथ बोलते हैं। वेरी गुड, सेंटर लेथ को ही हम इंजन लेथ बोलते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज ज्यादा मत होना, ठीक है। आंसर दो। जनरल ऑपरेशंस सुटेबल फॉर ए स्मॉल इंजीनियरिंग वर्कशॉप इन्वॉल्व इन रिपेयर वर्क, है ना। स्पेशल पर्पज लेथ क्यों नहीं, स्पेशल पर्पज लेथ हम क्यों यूज करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन तो पढ़ो। सुटेबल फॉर ए स्मॉल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, उस वर्कशॉप में कुछ भी यूज हो रहा है, कुछ भी, मतलब जैसे चैम्फरिंग हो रही है, पार्टिंग हो रही है, ग्रूविंग हो रही है, थ्रेडिंग हो रही है, ये सारी चीजें नॉर्मली तो हैं। कोई सुटेबल की बात तो वो, सॉरी, स्पेशल की बात तो नहीं की ना इस वाले लाइन में। तो लाइन को थोड़ा सा समझना है, और लाइन के हिसाब से हमारे पास क्या आंसर बैठ रहा है, बिल्कुल सही, सेंटर लेथ। नहीं, वो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। बैड लेथ जो वैसे वाले सोच रहे हो ना आप, छोटी सी, वो हमारी वर्कशॉप में अगर हमें नॉर्मल सारी चीजें करनी है, रिपेयर वर्क भी करना है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक तो इंजन ऑपरेटेड नहीं है। इंजन ऑपरेटेड आप वर्कशॉप में कैसे यूज करोगे, बिना इंजन ऑपरेटेड आप वर्कशॉप में कैसे यूज करोगे, पैडल मार के, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, ठीक। चलो ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को बोलो। हाँ जी, इसका बताओ। द डिफरेंस बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल बोरर, मतलब जो बोरिंग करते हैं हॉरिजॉन्टली, एंड द लेथ इज, क्या है दोनों में डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल बोरर, अभी बोरर पढ़ाया नहीं है, ड्रिलिंग समझाई नहीं है, बट आप हॉरिजॉन्टल बोरर आप समझ सकते हो कि उसमें टूल क्या होगा, घूमेगा, उसमें टूल घूमेगा, कि मशीन ही टूल को पकड़े हुए है ना उसमें घुमाने वाली। जबकि लेथ में क्या होता है, लेथ में जोब घूम रही होती है, टूल हमारे पास बोरर का जो है वो ऐसे लगा हुआ है टेल स्टॉक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो टूल है, सॉरी पूछा क्या है, बिटवीन लेथ इज, हाँ टूल के बारे में है, टूल रोटेट कर रहा है या ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। फर्स्ट के हिसाब से ऐसे, फर्स्ट के हिसाब से क्या है, टूल रोटेट करेगा, ठीक है। लेथ के हिसाब से क्या है, ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। तो आंसर क्या हो गया, बी, आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन चिप डज नॉट अकर। अब आंसर बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। आगे चलें। इन ए लेथ गियर बॉक्स, इफ द फर्स्ट 4 consecutive speeds are these, the next speed would be, मैंने आपसे बोला ना कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। अब मैंने आपको एक चीज तो समझा दी थी ना, स्पीड गियर बॉक्स से लगे रहने दो। क्या है आपके पास फॉर्मूला सीधा, n1y n2 इक्वल टू n2y n3 इक्वल टू n3y n4 इक्वल टू n5y, सॉरी n4y n5 इक्वल टू n5y n6। आपसे कभी भी क्वेश्चन ना बहुत टफ नहीं आएगा, आएंगे तो बहुत सिंपल आएंगे मैथ्स में भी। तो अगर ये क्वेश्चन है तो जरा सोचो, इन ए लेथ गियर बॉक्स इफ द फर्स्ट 4 consecutive speeds are these, फर्स्ट 4 consecutive speeds मतलब n4 तक दे रखी है, आपको क्या निकालना है, n5 निकालना है, n5 निकालना है। बट द नेक्स्ट स्पीड वुड बी, n5 की वैल्यू बतानी है, n5 की वैल्यू, n4 पता है, n3 पता है, कहां से जाओगे, इस वाले से या इस वाले से, यहाँ तो n6 भी नहीं पता है, तो आप n5 से जाओगे ना सिंपली। तो आ गया ना आंसर, वेरी गुड। तो n4 का स्क्वायर इक्वल टू n3 इंटू n5, n4 क्या है यहाँ पर 74 का स्क्वायर इक्वल टू n3 हमारे पास क्या है 47 इंटू में n5, बस n5 की वैल्यू आनी। क्लियर है, ठीक है। आगे चलें, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो, व्हाट इज द स्विंग ओवर कैरियज, कैरियज के ऊपर है ना, कैरियज के ऊपर स्विंग क्या होती है, ये आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेथ में समझाया था साइज के हिसाब से। व्हाट इज द स्विंग ओवर द कैरियज, कैरियज के हिसाब से, कैरियज के हिसाब से वर्डिंग पर ध्यान देना, ओवर कैरियज लिखा हुआ है, ओवर बेड नहीं लिखा हुआ, ओवर बेड नहीं लिखा हुआ, ओवर कैरियज लिखा हुआ है।
कैरेज के हिसाब से अलग डायमेंशन होती है, बेड के हिसाब से अलग डायमेंशन थी, याद करो। फिगर में 6 थे, 6 गैप। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो आराम से पढ़ के देखो ना, कैरियज है ना, कैरियज ऑब्वियस है ना, ओवर दी सैडल, ना कि बेड। अगर बेड के लेके चलोगे तो बेड तो हमारा बेड हो गया ना, फिर तो बेड वाली डायमेंशन हो गई। ये तो कैरेज के ऊपर की बात हो रही है ना, ओवर कैरेज। कैरेज के हिसाब से क्या हुआ, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क पीस दैट कैन बी रोटेट ओवर द बेड बेस, नहीं है ना, कैरेज तो ऊपर है ना, ओवर द कैरेज, ओवर द कैरेज वाला। आपको याद होगा मैंने उसमें ऐसे दिखा रखे थे, 1 फिर 2 ऐसे, फिर 3 ऐसे, याद होंगे ना, और इसके बाद एक गैप था ये वाला 4, ये गैप था, ये गैप जो मैक्सिमम गैप हो रहा था, ठीक है, ये वाला था आपके ऊपर, किसके ऊपर, बेड के ऊपर, ये था कैरेज के ऊपर, और ये था आपका हाइट, हाइट के हिसाब से। ये डायमीटर नहीं थी, ये हाइट थी, रेडियस थी, है ना। तो ये नाम याद रखो, उस फिगर को याद रखो, तो आंसर क्या हो जाएगा, द मिनिमम डायमीटर नहीं, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्कपीस दैट कैन बी रोटेटेड ओवर लेथ सैडल। ऑब्वियस मैक्सिमम होना था, बट ये याद होना था सैडल के ऊपर या बेड के ऊपर, ठीक है, सैडल के ऊपर, क्योंकि ये कैरेज की बात हो रही है। ठीक, आगे चलें, ठीक है, ठीक है, चलो। मैंडल आर यूज्ड टू होल्ड, मैंडल क्या होते हैं, कल समझाए थे। मैंडल आर यूज्ड टू होल्ड होलो वर्कपीसेस, है ना, याद है ना, होलो वर्कपीस लाइक गियर्स अंदर से, ठीक है, होलो वर्कपीस सेकंड था शायद, होलो वर्कपीस बी, ठीक है। ऑटोमेटिक टर्निंग ऑफ द इंटरनल टेपर कैन बी डन बाय, ऑटोमेटिक टर्निंग ऑफ द इंटरनल टेपर, आपको मैंने क्वेश्चन ऐसा याद करा दिया है कि इंटरनल टेपर के लिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, इंटरनल टेपर्स। गलती क्यों कर रहे हो, मैंने आपसे बोला इंटरनल टेपर के लिए बेस्ट आंसर होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, बस कुछ और सोचना ही नहीं है। बट अगर आपके एक्सटर्नल के लिए ओनली वाली चीज आएगी तो ऑफसेट ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया यूजिंग टेपर टर्निंग अटैचमेंट। Which one of the following lathe machine operation tool point is placed exactly on the work center line? अच्छा, जेई में जो आपको आंसर तुरंत आ जाए ना, समझ लेना कि वो सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा घुमाया नहीं जाता। क्यों, सोच पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या नहीं, वो नहीं मैटर करता है, मैटर करता है आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। Which one of the following lathe machine operations tool point is placed exactly on the work center line? यही चीज तो है, बोरिंग में सेंटर लाइन पर कभी भी टूल नहीं आएगा। इन प्रोसेस में कौन सा पॉइंट ऐसा, कौन सा आपका प्रोसेस ऐसा है जिसमें सेंटर लाइन पर टूल आएगा, फेसिंग में। टर्निंग में क्यों आएगा सेंटर लाइन पर, ऐसे ही बोरिंग में सोचो, बोरिंग क्या होता है, ड्रिलिंग होता है, कभी नहीं। बोरिंग पहले से एक पार्ट है, तो यहाँ पहले से एक पार्ट है ना, टूल यहाँ लगा होगा, सेंटर लाइन है ना, ठीक है। टर्निंग, कभी भी टर्निंग सेंटर पर आ ही नहीं सकता, आप टर्निंग सोच के सकते हो, टर्निंग कभी भी सेंटर पर नहीं आएगा ना, टर्निंग कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा ना टूल, है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नर्लिंग, नर्लिंग तो वैसे भी सरफेस पर होती है ना, नर्लिंग सरफेस पर है। क्या बचा हमारा, ये फेसिंग। फेसिंग में क्या हुआ, आप जब एक टूल को, हमेशा सेंटर पर नहीं होता, ये भी बेवकूफी मत करना, क्या है, यहां से शुरू किया और कहाँ पहुंचते हो, यहाँ पहुंच गए, है ना, बट हाँ आप पहुंचोगे जब पूरी फेसिंग करोगे तो सेंटर पर जरूर पहुंचोगे, ठीक है। तो फेसिंग इज द राइट आंसर, यही सोचा था आप दोनों ने रियल में, ये बोरिंग बोरिंग सब सोच लिए थे, और बोरिंग बोरिंग अच्छी बात है, अगर इतना सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इतना इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं था ये, ठीक है। चलो, द रोल ऑफ द लेड स्क्रू इन लेथ मशीन इज टू एड इन, किसमें आते हैं ये लेड स्क्रू, सीधा थ्रेड कटिंग, ठीक है, लेड स्क्रू किसमें आ गया, थ्रेड कटिंग, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कैरेज इन लेथ मैकेनिज्म, कैरेज का कौन सा पार्ट नहीं है, कैरेज में कौन सा नहीं आता, टेलीस्कोप,
सैडल भी होता है, टूल पोस्ट भी होता है, क्रॉस स्लाइड भी होता है। अरे समझ में आ भी रही है लेथ, ठीक है चलो। ओनली ट्रिपल थ्रेड स्क्रू, कल कुछ फॉर्मूला बता दिया था इसका, है ना, कल कुछ फॉर्मूला बताया था। क्या है, ट्रिपल थ्रेड है ना, ट्रिपल थ्रेड मतलब ये 3 स्टार्ट थ्रेड है, 3 स्टार्ट सीधा। लेड क्या था कल बताया तो था, लेड इक्वल टू एनपी, एन क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट। अगर ये 3 मतलब ट्रिपल थ्रेडेड है तो 3 स्टार्ट हो रहे हैं, 3 स्टार्ट है तो 3p हो गया आंसर सीधा। क्यों 3 इंटू 3 क्यों करना भाई, 3 इंटू 3 ट्रिपल थ्रेड लिखा हुआ है, ट्रिपल ट्रिपल नहीं लिखा हुआ, क्या सोच रहे हो। लेड इक्वल टू एन पी ना, एन स्क्वायर पी थोड़ी है। अच्छा पिच भी आपने 3 मीटर मान ली है ना, तो 3 इंटू 3 फिर 3 मीटर आना चाहिए ना, पिच क्यों आ रहा है यहाँ, पिच है ना भाई, ठीक है, तो पिच तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, ठीक है, जो भी उन्होंने दे रखी है, ठीक है। ये पिच नहीं थी विश्वजीत जी, ये गलती मत करना आपने ना, एमडी को मिक्स कर दिया यहाँ पर। ट्रिपल थ्रेड स्क्रू है मतलब ट्रिपल यहाँ पर क्या है, स्टार्ट है, ठीक है, ना कि पिच की वैल्यू दे रखी है 3 mm, ये नहीं है, ये चीज नहीं है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हेन द डाया ऑफ द वर्क पीस, when the dia of the workpiece changes from one end to the other, it is called as, पढ़ तो लो आराम से, हाँ ठीक है, 2 आंसर सही थे बट एक आंसर गलत भी आ गया था, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो आराम से। भाई क्या है ये, when the dia of the workpiece changes from one end to other, तो टेपर ही तो होगा, एक डाया आपका इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना भाई, तो क्या बन के आ रहा है, टेपर, ये इमेजिनेशन नहीं हो रही है ना, 2-3 के आंसर सही थे बट गड़बड़ हो गया था, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है चलो, ठीक है, मतलब आप भी कहते होंगे जब मैं सही देता हूँ तब मेरी पढ़ाई नहीं होती, जब मेरा गड़बड़ हो जाता है तब पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं बहुत आंसर सही भी आए हैं, ठीक है चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द लेथ, लेथ एसेसरीज। अब देखिएगा ये कोलेक्ट नहीं है, ये कॉलेट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। एसोसिएटेड विद द लेथ एसेसरीज, सेकंड, आपने सेकंड थर्ड बोला अब्दुल जी, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या है, फिक्स है, फर्स्ट क्या है, फिक्स नहीं है। कॉलेट आर यूज्ड फॉर टर्निंग डिस्क शेप जॉब, डिस्क शेप जॉब को कॉलेट पकड़ता है, डिस्क शेप है ना, वो तो बहुत ही पतली शेप और जो कि स्लेंडर शेप होती हैं, लेंदी शेप्स होती हैं, और कैसी हो पीछे से टेपर्ड हो, ठीक है, उनको पकड़ने के लिए कौन सा यूज हो रहा है, कॉलेट, तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, स्टीडी रेस्ट इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग ए लॉन्ग जॉब, हाँ भाई लॉन्ग जॉब वेट को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है इन बिटवीन हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक, सही बात है। मैंडल इज यूज्ड फॉर टर्निंग सिलेंड्रिकल जॉब फॉर दी, फॉर जॉब, ठीक है, जॉब यहाँ तक है, मैंडल इज यूज्ड फॉर टर्निंग सिलेंड्रिकल जॉब, सिलेंड्रिकल जॉब, बस एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, होलो, कहाँ गया, होलो सिलेंड्रिकल जॉब, तो इसका आंसर क्या है, ओनली 2 इज करेक्ट, याद रखना क्वेश्चन का आंसर यही लिख के आना, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आएंगे जनरली, ठीक है, होलो भी आ सकता है और सिलेंड्रिकल, तो फिर 20 होगी, ठीक है। मेंडल हमारा दोनों का यूज करके, मतलब होलो होनी चाहिए उसके लिए, तभी तो मेंडल लगाओगे उसमें, ठीक है। The front hanging portion of the carriage of a lathe is known as front hanging, है ना, front hanging, मैंने आपको समझाया भी था एप्रन का एक एग्जांपल, है ना, कि एप्रन आप पहनते हो वो हैंग कर जाता है, ठीक है, तो वो टंगा हुआ पार्ट कौन सा था, एप्रन, ठीक है, याद है ना, जिसके अंदर क्या होता है, उस एप्रन के नीचे अंदर क्या होता है, गियर मैकेनिज्म, लेड स्क्रू, फीड रोड, वो सारी चीजें उसके अंदर है छिपी हुई पीछे की साइड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट। A step cone pulley is provided on a lathe is to step cone pulley, मैं आपको इसका थोड़ा सा फिगर बना दूं, हाँ बस यही तो सेंस समझना था, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है,
नहीं भाई, उन्होंने बहुत सारे आंसर दे दिए, वो आंखों आंखों में दे देते हैं। ठीक है चलो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही दो आंसर नहीं दे रहे हो, सब दे रहे हैं, बट वो साइलेंटली दे रहे हैं, वो समझ जाता हूँ मैं कि उन्होंने दे दिया। हाँ सही है, कोई नहीं दे रहा, सब दे रहे हैं। ठीक है चलो, द ए स्टेप ऑन पुली इज प्रोवाइडेड ऑन ए लेथ to reverse the direction of the spindle rotation, reverse the direction of the spindle rotation, step on pulley, change the spindle speed, drive the lead screw and give desired direction of the movement of the lathe carriage। ठीक है, कौन पुलीज हमारी कहाँ है, आपकी हेड स्टोक के अंदर लगी हुई है, सीधा वो किसको यूज कर रही है, चेंज इन दी स्पिंडल स्पीड। ठीक है, चेंज इन दी स्पिंडल स्पीड। Which of the following is not a part of the capstan lathe? रुको आशीष जी बताओ, सोचो और पढ़ो, है ना। कैपिस्टन लेथ में कौन सा पार्ट यूज नहीं होता है, कैपिस्टन लेथ में कौन सा पार्ट यूज नहीं होता है। कैपिस्टन लेथ का फिगर याद आ रहा है, स्पिंडल यूज नहीं होगा, हेड स्ट्रोक में स्पिंडल लगा होता है। वो आर्वर है, आर्वर जो आप सोच रहे हो ना, वो ऊपर आर्वर था, जिसे मैंने कहा था कि वो नहीं लगा होता, वो आर्वर था ऊपर। टूल पोस्ट, टूल पोस्ट। अजीज जी ऐसे ना करो यार, ऐसे ना करो यार, मतलब देख रहे हो क्लास में क्या हो रहा है, गलत बात यार। उसमें टर्रेट लगा होता है, उसमें तो सारे टूल है ना, और एक अलग से टूल पोस्ट भी होता है उसमें, जिसमें टर्निंग होती है। कैपिस्टन लेथ में क्या नहीं होता, टर्रेट की, टर्रेट कहाँ लगता है, टर्रेट कहाँ लगता है, टेल स्टोक को हटा के, है ना, तो टेल स्टोक इसमें नहीं होता, टेल स्टोक इसमें नहीं होता। बहुत गलत बात थी यार। ठीक है चलो, ठीक है आशीष जी, फिगर याद आ रहा था ना कैपिस्टन लेथ का, है ना, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोडक्शन कभी भी आप रट नहीं सकते, उनके फिगर्स याद होने चाहिए आपको। ठीक है, इसीलिए वीडियो दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं मैं, जद्दोजहद जारी है मेरी कि वीडियोस में दिखा पाऊं बस। ठीक है, एक बार जैसे वो वीडियो वाला टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हुआ ना, वैसे मैं आपको सारी वीडियो दिखा दूंगा। ठीक है, ए स्टेडी रेस्ट इज द लेथ यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर द, रुको एक सेकंड, अब्दुल जी आप बताओ। ये हो गया होल्डिंग वेरी लॉन्ग एंड हैवी जॉब्स, स्टेडी रेस्ट। तो फॉलोअर रेस्ट क्या था सुरभि जी, फॉलोअर रेस्ट क्या था, किस चीज को रोक रहा था वो, थिन बार्स जो थी उनको मशीन टूल, जो मतलब जो टूल पोस्ट में जो टूल लगा हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स जा रही थी उसको रोक रहा है। ठीक है, जबकि ये क्या कर रहा है, स्टेडी रेस्ट, स्टेडी रेस्ट रोक रहा है आपके वेट की वजह से, हैवी होने की वजह से, उसकी वेट की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको पकड़ रहा है स्टेडी रेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, होल्डिंग, सपोर्टिंग द वेट, परफॉर्मिंग द नर्लिंग ऑपरेशन, एक्सटर्नल। ठीक है, होल्डिंग द वेरी लॉन्ग एंड हैवी जॉब्स। ठीक, हाँ बिल्कुल पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ, अभी मैंने आशीष जी को जो पकड़ा था, अभी अब धीरे धीरे आ रहा हूँ। ठीक है, द पार्ट्स इन कॉन्टेक्ट विद द जॉब फॉर डूइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ जनरेशन ऑफ सर्फेसेस ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज, द पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द जॉब। ठीक है, इसका आंसर नेगी जी आप ही बताओ, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, गड़बड़ हो जाओगे, आंसर देखने में बहुत इजी हो जाता है, यही तो समझना है, समझो। The part of in contact with the job for doing different operations of generation of surfaces of product are known as chips। चिप्स से आप सरफेस जनरेट करते हो, ऑब्वियस है, टूल, इतना क्यों गड़बड़ कर रहे हो। नहीं, हम जो पर्टिकुलर आंसर लेंगे वो टूल लेंगे। ठीक है, कटर एजेस है ना, पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, टूल्स। ठीक, बात एकदम क्लियर है। ठीक है चलो, नहीं समझ में आया, वर्डिंग समझ में आ गई ना कि सबको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कि वो पार्ट जो कि कांटेक्ट कर रहा है जॉब से कांटेक्ट में है, और क्या कर रहा है, वो उस जॉब पर अलग अलग शेप बना रहा है, तो वो कौन बनाता है, वो चिप थोड़ी बनाएगी, वो क्या बनाएगा, टूल बनाएगा। ठीक है, टूल के बिना आप ये शेप बना पाओगे कभी नहीं। ठीक है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन टूल, विजय जी आप बताओ, लेथ मशीन टूल की कौन सी वाली चीज हमारी स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। बहुत बढ़िया, चक साइज, स्विंग होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इतना हल्का शायद आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि अब देख लिया, नहीं तो चक साइज ना, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके माइंड में चक साइज भी चलेगा,
कि यार साइज तो होता है चक्का, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, यही चीजें चलती रहेंगी माइंड में वहां बैठ के। जैसे पढ़ लिया तभी तो आपको दिख रहे हैं 3 चीजें हैं और चक साइज नहीं है। नहीं तो चक साइज तो तुरंत माइंड में आएगा कि ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, अगर आप लेथ नहीं पढ़ोगे तो यही चीज तो हम वर्कशीट में पढ़ते हैं। ठीक है, स्विंग ओवर द डायमीटर ये होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये होती है, बेड लेंथ ये होती है। तो चक साइज हमारा नहीं है, मतलब ये आंसर हो गया इसका, इज नॉट ए स्पेसिफिकेशन। ठीक है, हाँ मतलब उसकी डायमेंशन हमारे लिए वो स्पेसिफिकेशन नहीं दिखा रही है कि हाँ साइज की स्पेसिफिकेशन, लेथ को डिफाइन नहीं कर रही है, स्पेसिफाई नहीं कर रही है। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग द पेरिफेरी वर्क पीस into any number of the equal part is called as, ध्यान से सुनना इसका। अमन जी आप आंसर बताओ, ध्यान से सोचो और आंसर दो। द ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग द पेरिफेरी ऑफ द वर्क पीस, पेरिफेरी ऑफ, और लिख दो यहाँ, पेरिफेरी ऑफ द वर्क पीस into any number of the part is known as। किसी का आंसर आया तो ऐसे हाथ उठाओ, बोलना मत, किसी को अगर समझ में आया ये। मुझे आंसर मिल गया, मैंने कहा ना कि वो आंखों में बता देते हैं। ठीक है, हाँ गुड, इंडेक्सिंग। विजय जी ने भी आंसर दे दिया था। क्या है इंडेक्सिंग? आपको बस थोड़ा फिगर समझना है, क्या ये वर्ड बोल रहा है। वर्ड क्या बोल रहा है? जॉब है मेरे पास, इस जॉब को क्या करना है, इस जॉब को क्या करना है, इस जॉब की पेरिफेरी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कुछ करना है, कटिंग करनी है, कुछ भी करना है अलग अलग। तो क्या करोगे इससे, इस जॉब को क्या करोगे, जेनेवा की हेल्प से क्या करोगे, आधा रोटेट कर दिया, मतलब इतना रोटेट कर दिया, रोक दिया, फिर यहाँ पर, फिर टूल ने कुछ अपना ऑपरेशन किया, फिर रोक दिया, फिर यहाँ पर रोक दिया। तो ये काम किसके साथ हो रहा है, जॉब के साथ हो रहा है, ना कि उस टूल पोस्ट, वो जो टरेट के, टरेट नहीं है मतलब उसमें टूल्स नहीं है। अब जॉब को ही आप इंडेक्सिंग की हेल्प से घुमा रहे हो, समझे? आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो वर्क पीस को चेंज कर सकते हो। टूल आपने मान लीजिए वहीं लगा रखा है, ठीक है, वर्क पीस को आपने क्या किया, आपको 45 डिग्री पर चाहिए थी टर्निंग, मान लो ऐसे एक लाइन कट करनी थी, एक लाइन कट कर दी, उसके बाद फिर से 45 डिग्री पर चाहिए, तो आपने इस वर्क पीस को 45 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, हाँ ये चीज भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो। देखो वो है सब ऑटोमेटिक, ये भी किसमें जो समझा रहा हूँ ये भी ऑटोमेटिक लेथ में हो रहा है, ऑटोमेटिक सीएनसी में जो मैं समझा रहा हूँ कि जॉब जो है वो ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, जॉब उसमें चेंज नहीं होगी, आपकी नॉर्मल लेथ में नहीं होगी। कौन सी वाली नॉर्मल, इंजन लेथ में कभी चेंज नहीं होगी, ऐसे 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 करके। ये चीज तो वो होगी कि आपने हाथ से घुमा दिया उसे, चक्को है ना, उसे रोक रखा है और उसके बाद हाथ से घुमा रहे हो, वो चीज तो आपके ऊपर है ना, फिर ऑटोमेटिक थोड़ी है, तो फिर टर्रेट मैकेनिज्म लग रहा है उसमें। ठीक है, बात क्लियर है? मैं जॉब के लिए कह रहा हूँ यहाँ पर, जॉब के लिए। ठीक, तो ये क्या है, कहलाएगा इंडेक्सिंग। मतलब समझ रहे हो ना, जहां इंटरमिटेंट मोशन दिखे वो मेरा इंडेक्सिंग कहलाता है। ठीक है, इंटरमिटेंट मतलब रोक रोक के मोशन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ। इन टेपर टर्निंग मेथड व्हाई स्विवेलिंग द कंपाउंड स्लाइड द फीड मोशन इज गिवन बाय, रुको ये क्वेश्चन का आंसर विश्व जी आप दो, थोड़ा समझो, इतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा समझोगे हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझो आराम से हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा फील करना आंसर आ जाएगा। कैरियज पता है ना, स्विवेलिंग पता है ना, कंपाउंड स्लाइड पता है ना, वो 3 चीजें पता है तो आंसर आ जाएगा। वो जल्दीबाजी नहीं है ना, ऐसे नहीं करना होता, आराम से करो ना, करो ना। टेपर ट्रेनिंग कर रहे हो ना, टेपर ट्रेनिंग में आपने क्या किया, मैंने आपको स्विvel प्लेट वाला भी एक अरेंजमेंट करवाया ना, स्विvel प्लेट वाला टेपर ट्रेनिंग में। ये अगर टेपर ट्रेनिंग है, इसमें आपने क्या किया, स्विvel प्लेट को घुमा दिया ऐसे, तो टूल पोस्ट कैसे लगा हुआ है इस पर, ऐसे, यहाँ टूल लगा हुआ है ऐसे। ये चीज ऐसे कब जाएगी, जब कंपाउंड स्लाइड को, कैरिज को घुमा दोगे क्या, कैरिज ऐसे जाएगा तो फिर इसमें अंदर की तरफ जा रहा है टूल, है ना, ऐसे थोड़ी जा रहा है, ऐसे लेके जाना है ना। तो किसको लेके जा रहे हो, कंपाउंड स्लाइड, सिर्फ और सिर्फ जिसके ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है, कंपाउंड स्लाइड को स्विवेल प्लेट के ऊपर आप ऐसे लेके जा रहे हो। ठीक है, किससे, सैडल कैसे ले आओगे, सैडल तो यहाँ लगा हुआ है, सैडल को अगर ऐसे लेके आओ मतलब कैरेज को लेके आ रहे हो, कैरेज को लेके आ रहे हो मतलब टूल को इसके अंदर लेके जा रहे हो, नहीं आगे ना समझ में, कैरेज को नहीं लेके जाओगे, कैरेज को लेके जाओगे फंस जाओगे, कैरेज तो आपके टूल के अंदर मतलब वर्क पीस के अंदर जाएगा ना फिर, है ना, नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है ना। ऊपर ऊपर आपने स्विवेल प्लेट लगा के और उसको टर्न ऐसे कर दिया ना कि अगर उस पर ऐसे लेके जाओगे तभी तो टेपर बनेगा। ये टेपर क्यों बनेगी बॉडी, ये टेपर तब बनेगी ना जब यहाँ पर टूल हमारा ऐसे भागे, ना कि टूल ऐसे भागे, ऐसे टूल भागेगा तब जब कैरेज लेके जाओगे ऐसे,
है ना, ऐसे टूल भागेगा तब जब सिर्फ कंपाउंड स्लाइड जो कि सिविल प्लेट के ऊपर है उससे आप ऐसे लेके जाओगे। कैरेज तो वहीं का वहीं है, कैरेज वहीं का वहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है, कंपाउंड स्लाइड में टूल जा रहा है, कैरेज वहीं का वहीं। कैरेज को जरा सा भी आगे लेके गए फंस जाओगे आप, उसके अंदर ले जाओगे फिर जॉब की। समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इन लेथ द कैरेज एंड टेल स्ट्रोक्स आर गाइडेड ऑन, लेथ में आप बताइए आपका नाम, ओके निर्मला जी, आप बताइए इसमें इन लेथ द कैरेज एंड टेल स्ट्रोक्स आर गाइडेड ऑन, टेल स्ट्रोक और कैरेज वो किस पर गाइड होता है? सेम गाइडवेज? क्या हमने दो अलग अलग गाइडवेज लिए? नहीं, वो जो गाइडवेज है ना जो आपने फिगर में देखे थे ऐसे, वो एक ये था और एक ये था, इन दोनों पर ही क्या चल रहा है मेरा कैरेज, सैडल लगा हुआ था ना, सैडल दोनों पर ही चल रहा है ना, और टेल स्ट्रोक भी इसके पीछे लगा हुआ है यहाँ पर, वो भी जस्ट इसके पीछे आ रहा है। अगर इसको आपको लेके चलना है, टेल स्ट्रोक इसके ऊपर से जंप करके नहीं जाएगा, टेल स्ट्रोक इसके पीछे रहेगा हमेशा कैरेज के, बट वो भी तो सेम गाइडवेज में ही जाएगा ना, तो सेम गाइडवेज के थ्रू ये जा सकते हैं दोनों। ठीक है, समझ में आ भी रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, which one of the following statement is correct for a center length? Which one of the following statement is correct for a center length? अरे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया, तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया। अरे यार ये होता है डेड सेंटर। अरे ये तो गंदा गड़बड़ कर दिया, मतलब इतना तो नहीं सोचा था, इतना तो नहीं सोचा था। हाँ ऐसे नहीं होता। ठीक है, कौन सी चीज इसमें गलत है? ठीक है, कौन सी चीज इसमें सॉरी करेक्ट है, सॉरी सही है, सही बतानी है, थोड़ा ध्यान से देख के बताओ, आंसर थोड़ा सा आपका गड़बड़ा रहा है। सैडल के ऊपर जस्ट कंपाउंड रेस्ट होता है, सैडल के ऊपर क्या होता है, सैडल के ऊपर होती है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर होती है स्विvel प्लेट, स्विvel प्लेट के ऊपर क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड। तो आंसर क्या है, मैंडल क्या है, होल्डिंग बोर्ड पार्ट, जब साफ आपको दिख रहा है बोर्ड पार्ट दे रखा है तो होलो पार्ट के लिए मैंडल तो यूज होगा ना, तो सी तो कहीं गलत ही नहीं है, आपको ये थोड़ा ध्यान देना था। ठीक है, सैडल के ऊपर जस्ट कौन सा होता है, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट तो ऊपर होता है ना स्विvel प्लेट के भी ऊपर कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, चलें, थ्री जो चेक तो बिल्कुल ही नहीं था इरेगुलर शेप के लिए, है ना, वो तो नॉर्मल था। बट उम्मीद नहीं थी कि डीवी बोलोगे आप। ठीक है, वो कल आपने कल नहीं आए थे ना इस वजह से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑटोमेटिक लेथ, ऑटोमेटिक लेथ से रिलेटेड नॉर्मल आंसर सोचने अपने माइंड में। बार स्ट्रोक मतलब जैसे कि एक सिंपली बार, इसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचना, एक सिंपली बार। ठीक है, बार रिलेटेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक कैन बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सी वाला 2 and 3, हेड स्ट्रोक कैन बी मूव्ड, बस आपको सीधा आंसर दिख रहा है, हेड स्ट्रोक कैन बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये आपके ऑटोमेटिक लेथ में भी नहीं होता, हेड स्ट्रोक मतलब एक जगह फिक्स है। ठीक है, वो एक जगह फिक्स है, उसके पास क्या आती है, मशीनें आती हैं, जॉब वहीं रहता है। हाँ, जॉब अपने आप में क्या कर सकता है, ऐसे जो मैंने भी बोला ना टर्रेट मैकेनिज्म आपके उसके अंदर आ सकती है, इंडेक्सिंग आपकी जॉब के अंदर आ सकती है, बट वो जॉब को ऐसे नहीं लेके जाएगी, जॉब वहीं रहेगी, बट हाँ जॉब घूम सकती है ना, बट सारे टूल उसके पास खुद आएंगे चल के उस जॉब के पास ऑटोमेटिक। ठीक है, सो ये आंसर नहीं है, सो आंसर क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, द रेडियल मूवमेंट ऑफ द टूल स्लाइड्स इज कंट्रोल्ड बाय द कैम। ठीक है, तो आपकी सीधा आंसर था, फर्स्ट वाला गलत था। ठीक है ना, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपेसिटर लेथ, बताइए, आप बताइए, नहीं आपके बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपेसिटर लेथ। किसी का आंसर आए तो हाथ उठाना, बोलना नहीं होता है ऐसे। थोड़ा सोचो तो, हद हो गई।
गुड, क्या है फिर? सभी का आ गया? नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज हमें समझ में आती है हम पहले उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सीधा मैंने ये चीजें भी बोल रखी हैं इसके लिए। क्या है? कैपिस्टन इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द सैडल। सैडल पर अगर ये माउंट होती तो इसमें ओवरहैंगिंग तो होती है, आपको याद होगा, कंपाउंडिंग होती। टरेट लेथ का है ना, ये सैडल के ऊपर सीधे टरेट लेथ में टरेट होता है, ठीक है। हाई रिजिडिटी ये भी नहीं होती इसमें, है ना, ये भी टरेट का हो गया। फॉर फीडिंग द टूल्स एंटायर सैडल यूनिट इज मूव्ड, नहीं ये भी टरेट का है। सैडल यूनिट के साथ में जब वो हमारा टरेट लगा होता है तो टरेट लेथ में होता है। इसका मतलब क्या है? इट सूट्स द रिलेटिवली स्मॉल साइज बर्ड्स। तो हाँ बात ठीक है, इसी के लिए यूज होता है, स्मॉल साइज के लिए। क्यों? क्योंकि कैपिस्टन लेथ में जो आपके पास गैप होता है, बेड क्या होता है? छोटा होता है। ये जो चीज है ये हमारे गैप जो होता है वो कम होता है। मतलब आपका कंपाउंड स्लाइड ना, जो ऑक्सिलरी स्लाइड है, ऑक्सिलरी ज्यादा इधर आ सकता है तो जॉब छोटी लोगे। जबकि टरेट लेथ में क्या है? बेड बड़ा था, याद होगा आपको, बेड बड़ा था तो आप उसमें टूल, उसमें जॉब ना लंबी ले सकते हो, ठीक है। तो ये किसके लिए सही है? कैपिस्टन लेथ के, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, normally the surface generally by turning in a lathe is, अरे यार क्या तो हद कर रखी है। सीधा आंसर दे रखा है, नॉर्मली द सरफेस जनरेटेड बाय टर्निंग। कैसी बनती है वो? सिलेंड्रिकल। इसमें कितना कंफ्यूज हो रखे हो, कितना सर्कुलर, पता नहीं कौन सा प्लेन, क्या क्या तो बोलने पे लग रहे थे। सिलेंड्रिकल है, टर्निंग ही नहीं समझ रहे हो, टर्निंग ही नहीं समझ रहे हो गया ना। सिलेंड्रिकल होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे हंसी हंसी में ना गलत वहां मत करके आ जाना, पता लगा कि इतने छोटे से हल्के से क्वेश्चन में सर्कुलर लगा के आ रहे हो, ठीक है। चलो, स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन, ठीक है। सी, ये याद हो गया, ये भी क्वेश्चन यूकेपीएससी में आया हुआ था, ठीक है। याद हो रहा है तो अच्छी बात है। बस enlarging an existing circular hole with rotating single point tool is boring। बस फिलहाल आज के लिए ये इतना हमारा क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मैं अभी आपको आगे का पढ़ा देता, ठीक है, बट आई थिंक मैं ना, क्योंकि एक्चुअली 5 बजे से भी हमारी क्लास रहेगी, है ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स प्लीज जाके एफएम के क्वेश्चंस कर लेना, यूट्यूब पे जाके उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 5 से 6 तक, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा, ठीक है। ये वाली चीजें तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। कैपिस्टन इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द सैडल। सैडल पर कैपिस्टन आपका सीधा, कैपिस्टन मतलब जो टूल पोस्ट है वो डायरेक्टली इसके ऊपर माउंटेड होते हैं, टर्रेट वाला जो होता है, नहीं ना, वो किसमें होता है? कैपिस्टन में, ऑक्सिलरी स्लाइड के ऊपर। कैपिस्टन में क्या है? ऑक्सिलरी, सैडल के ऊपर क्या है? ऑक्सिलरी स्लाइड भी लगी होती है कैपिस्टन में। कैपिस्टन में सैडल, सैडल मतलब कैरियज, कैरियज के ऊपर एक ऑक्सिलरी स्लाइड भी होती है। फोटो दिखाओ, ये तो आज का है, फोटो में आपको दिखेगा, तो वो है पीडीएफ आपके पास, वो नहीं लाए? हाँ देखो, अरे वाह, जी बहुत बढ़िया। ये देखो, ये रहा ना टरेट लेथ में, ये चीज इससे फिक्स है, कैरियर सैडल इससे फिक्स है ना, जबकि कैपिस्टन में क्या है? इससे ऑक्सिलरी स्लाइड है, ये कैरिज ये था, ये ऑक्सिलरी स्लाइड है, तो ये टरेट इसमें ऑक्सिलरी में था कैपिस्टन में, तो ये इसका मतलब डायरेक्टली माउंटेड नहीं है ना, ये ऑक्सिलरी के ऊपर माउंटेड है, ठीक है। हाँ वो इसमें मैंने नहीं किए हैं एक्चुअली, उसमें मैं चिप भी समझाऊंगा और कटिंग फ्लूइड भी समझाऊंगा, वो लास्ट में है आपके वर्कपीस के हिसाब से। हाँ वो चीजें मैं पूरी करवाऊंगा, वो पूरी करवाऊंगा, हाँ। तो उसकी टेंशन मत लो आप, वो पढ़ लिया था ना 2 लेक्चर्स आपने, है ना, तो वो आपके एंगल्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ एंगल्स वाले क्वेश्चन लूँ तो सिर्फ एंगल्स के ले लूंगा, फिर चिप के रह जाएंगे, है ना। तो या तो मैं ऐसा कर लूंगा, एंगल्स वाले क्वेश्चन अभी करवा के फिर चिप वाले रह जाएंगे आगे के लिए। मैं एक यही मैं सोच रहा हूँ, एक साथ ही करवा दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चिप नहीं, चिप बाद में, चिप हाँ चिप नहीं इसी में पढ़ाऊंगा, बट इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद, सारी मशीन्स करने के बाद, ठीक है। हाँ एंगल वाले भी हो जाएंगे, ठीक है, नहीं होगी टेंशन मत लो, नहीं होगी। हाँ चिप भी है, कटिंग फ्लूइड भी है, उसमें दोनों चीजें हैं,
थोड़ा सा समझने वाली चीज है वो। एक्चुअली उसमें ना ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल, मतलब उसमें सोम लगती है, उसमें सोम लगती है, हाँ उसमें सोम लगती है, विर्ड पेज वगैरह सब बताने पड़ती है थोड़ी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब वैसा वाला है, एई टाइप से, तो वो चीज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लास्ट में रखूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है। अच्छा एक चीज बताओ, सिंपल सा बताना, आपके चेहरे उतरे हुए हैं, अच्छे हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज, ठीक है।